सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। तोशाखाना केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में फौरी ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है, जबकि सेशन कोर्ट भी पीटीआई के लिए अच्छी खबर नहीं। जहां एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन पीटीआई का हक़ दिफा ख़त्म कर दिया और इनके तमाम गवाहों को गैर मुतलका करार देने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मंजूर कर ली। जज हुमायूं दिलावर ने फ़रीक़ैन को कल हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया और कहा कि अगर कल फ़रीक़ैन हतमी दलाइल नहीं देते तो फैसला महफूज कर लिया जाएगा। इस महफूज फैसले से कौन गैर महफूज होगा पता फैसला आने के बाद ही चलेगा। अवाम की बात करें तो लोग पेट्रोल की कीमत में इजाफे से परेशान है, लेकिन हुकूमत का फुल ध्यान कानून साजी पर है। इसलिए सिर्फ 4 दिन, जी हाँ 4 दिन में 54 बिल पास करके नया रिकॉर्ड बना दिया गया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम भी अब तक मुअम्मा बना हुआ है, जिस पर हुकूमती इत्तेहादियों में मुशावरतों के दौर चल रहे हैं। अपोजिशन लीडर राजा रियाज भी अपोजिशन जमातों से मुशावरत कर रहे हैं, लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या राजा जी भी मुशावरत होगी इनसे, इस पर भी बात करेंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले अहम केस पर नजर डालते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट ने फुल बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अब यह केस क्या रुख इख्तियार करेगा, इसी से आगाज़ करेंगे। सईद मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं। मुजम्मिल, एक हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात पहले भी हो चुकी, लेकिन अब दोबारा ये बात सामने आई और अब तो लगता है कि जो इस वक्त बेंच है वही इसको देखेगा। तो हुकूमत के लिए ये और कोई रास्ता नहीं है कि यहीं पर अब वो प्लीड करे, लेकिन शायद ये ज़्यादा अरसा केस ना चले, कम अज़ कम फौजी अदालतों के हवाले से। आपको क्या लगता है चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से पहले इस पर कोई फैसला आ जाएगा? देखिए, इसमें तो एक चीज़ तो वाज़ेह थी कि फ़ुल कोर्ट अभी तश्कील देना पॉसिबल इसलिए नहीं है कि एक तो छुट्टियाँ चल रही हैं, तो उसके लिए कम से कम 1-2 महीने का इंतज़ार करना पड़ना था, जो कि पॉसिबल नहीं था। इतनी तवालत इस केस में आ जाती क्योंकि प्रायोरिटी बेसिस पे इसको सुना भी जा रहा है। तो बेंच मुकम्मल ना होने की वजह से वो तो अनरियलिस्टिक चीज़ थी, वो होना नहीं था और वही आज हमने देखा कि इस्तदा मुस्तरद की गई है। इसके साथ साथ जो एक खुशाइन चीज़ कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो अटार्नी जनरल ने आज जो बात की कि इनमें से तमाम मुल्ज़मान का किसी को भी सज़ाए मौत या उम्र कैद मिलने की का इम्कान जो है वो नहीं है। तो उसमें एक्सपेक्टेशन यही होनी चाहिए कि हर चीज़ जो है वो ह्यूमन राइट्स को देखते हुए चले। लेकिन जहाँ तक आपने ये कहा कि इससे पहले चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट से पहले तक फ़ैसला होता है या नहीं, तो उसमें मुझे लगता है कि अब इसमें कोई ऐसी चीज़ बाकी रह नहीं गई जो इतनी टाइम टेकिंग हो। तो लगता यही है कि कंक्लूजन की तरफ मामला जा रहे हैं ग्रेजुअली। और साथ साथ ये भी कि 102 अफराद के साथ जो सलूक के हवाले से रूमर्स थे उसको भी आज क्लियर किया गया कि उसमें से कोई मिसट्रीट नहीं हुआ और सबको फेयरली ट्रीट किया जा रहा है। तो ये जो कंसर्न्स थे अगर ये क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद अगर कोई वाकई वायलेंस में मुलव्वस है या जिसने वहाँ पर आर्सन किया है, आग लगाई है या फिर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया है, तो उसको बाय लॉ ट्रीट करना चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं है। बस जो कंसर्न्स थे वो इसी हवाले से थे कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होनी चाहिए और वो हम देख रहे हैं कि अगर इस नौयत का ट्रायल चलता है जिसमें शफाफियत हो तो इसमें कोई मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसी हिंड्रेंस है जो आएगी। अच्छा, इत्तेज़ाज़ साहब ज़ाहिर है एक बड़े कानूनी और आइनी माहिर हैं, वो इसमें एक पटिशनर है, तो उनकी एक आवाज़ है और उनका ज़ाहिर है हम ये कहेंगे कि वज़न तो है उनकी तरफ से भी। मगर एक दूसरा ओपिनियन, एक तो पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कुछ इंसानी हकूक़ की तंजीमों की तरफ से भी इस पर है ख़दशात है, वो अपनी जगह होते हैं कि जी क्यों ये इस तरह से अलग एक सिस्टम, पैरेलल सिस्टम में क्यों जाना है। लेकिन इंटरनेशनली भी इसकी रिपरकशंस की बात हुई, यूरोपियन यूनियन की तरफ से उनकी रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से भी ये बात आई। तो इंटरनेशनली भी देखा जाता है कि अब ज़ाहिर है हर मुल्क के अपने हालात होते हैं, पाकिस्तान के अपने हालात हैं, कुछ वाक़यात हैं, लेकिन वो वहाँ की दुनिया में तो बिल्कुल इसको काबिल कबूल नहीं समझा जाता। देखें, इसमें तो पाकिस्तान का मसला एक तो पॉलिटिकल और जुडिशल, अगर दोनों को हम कंपेयर करें ना तो वो दोनों यही है कि दोनों ही जो पिलर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो परफॉर्म उस तरह से करते नहीं हैं और फिर जवाज़ मिलता है किसी पैरेलल हायरार्की को कि वहाँ पर ट्रायल चलाया जाए। अब अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो उसमें भी जितनी कमज़ोरी पाकिस्तान की तारीख़ में रही है अब तक, ऐसी जो हम देख रहे हैं जो लेजिस्लेशन जिसका आपने इंट्रो में ज़िक्र किया
अब इस तरह की कानून साजी जब होती है जिसमें कंसेंसस ना हो, बहुत से पार्लियामान के अपने रुकन कह रहे हैं हमें भी इल्म नहीं है कि बिल पास हो गए हैं, तो आवाम को क्या पता होगा, आप हिसाब लगाइए। तो इसका मतलब यही है कि पॉलिटिकल विल जो है वो इतनी लैकिंग है पार्टीज़ के अंदर कि वो कंसेंसस डेवलप नहीं करती। नैब की मार सब ने खाई हुई है। इसके अलावा जो है वो इस मुकदमात की अगर हम बात करें तो पिछले दौर में PDM की हुकूमतों में जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ हो रहे थे और इस दौर में PTI के लोगों के ख़िलाफ़ होते रहे हैं। तो किसी चीज़ के ऊपर कंसेंसस नहीं होता और यही जवाज़ फराहम करता है जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ होती हैं उनको जैलिन करने का। इसी तरह जुडिशरी की अगर बात करें तो कितने केसेस हैं, लाखों जो कि ज़ेर इल्तवा हैं। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर में पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है, जस्टिस प्रोवाइड करने में कितना टाइम लेता है पाकिस्तान, और इसके साथ साथ जो कोर्ट्स का मैकेनिज्म है, प्रोसिक्यूशन के मिसाइल देखें, 139वां नंबर देखें, ऐसे ही है। उसमें यह है कि जो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी का इंतकाल हो गया उसके बाद उसको इंसाफ मिल रहा है तो क्या फ़ायदा। तो मसला ये है कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसकी लैक ऑफ परफॉर्मेंस या मैल परफॉर्मेंस आप उसको कह लीजिए, वो ये कंसर्न डेवलप करता है कि अगर हमने किसी के साथ वाकई स्पीडी ट्रायल के साथ जो है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है तो इस निज़ाम से निकल के नहीं हो सकता। तो इसका हल ये नहीं है कि हम सिर्फ इसको स्ट्राइक डाउन कर दें, इसका हल ये है कि जो जुडिशरी है जो बेसिकली जिसके थ्रू ये सब कुछ होना चाहिए, ATC की कोर्ट्स भी मौजूद हैं और कोर्ट्स भी मौजूद हैं। मसला ये है कि हिस्टोरिकली परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा जो है वो क्वालिटी से डिवाइड रही है कि उस पर जैसे ही आप बात करते हैं तो आपको मिसालें मिलती हैं कि नहीं वहाँ से तो कुछ होता नहीं है, वहाँ तो मुजरिमान को छोड़ देते हैं, वहाँ तो बेल मिल जाती है। तो एक सबसे बड़ा मसला जुडिशल रिफॉर्म का है। जब तक वो आप नहीं करेंगे तमाम पार्टीज़ ऑन बोर्ड नहीं होंगी, और ये होना पार्लियामान के थ्रू होना चाहिए। ये इस तरह नहीं कि आप जाके जुडिशरी में ही पटिशन डालते रहें कि अपने आप को खुद रिफॉर्म कर लें, वो हो नहीं सकता। तो ये तभी हो सकता है जब इस इदारे के अंदर रिफॉर्म आएगी जिसने 70 सालों के अंदर मार्शल लॉज को, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो है मैटर्स उनको अफर्म किया है, उनको ग्रीन सिग्नल दिया है, PCO पे हल्फ लिए हुए हैं। इसके अलावा LFO जो है उसको कबूल किया हुआ है, मार्शल लॉज को लेजिटिमाइज़ किया हुआ है। ये वो जुडिशरी है जिसने भुट्टो साहब की जुडिशल हैंगिंग को इंश्योर कर रखा है। तो अगर ये कहा जाए कि इन्होंने हिस्टोरिकली कोई ब्लंडर्स नहीं किए, बहुत ज़्यादा किए हैं। बहुत से वज़राए आज़म ऐसे हैं जिनकी जो है वो जॉब्स यहाँ से गई हैं जबकि जानी पार्लियामान से चाहिए। तो ये सारा रिफॉर्म का वक्त जो है ये हमें बताता ही है कि उसके बगैर मिलिट्री कोर्ट्स या किसी और किस्म की कोर्ट्स का जो आर्ग्यूमेंट है वो ख़त्म नहीं होगा। वो तभी ख़त्म होगा जब आप परफॉर्म करें। अच्छा, अब चूँकि आपने प्राइम मिनिस्टर्स की बात की तो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का केस अब तोशाखाना में भी चल रहा है और हमने ये देखा है कि इसमें काफ़ी अब तेज़ी लाई गई है और किसी भी तरह से जो जज साहब हैं वो कोई चीज़ सुन नहीं रहे। मिसाल के तौर पर अगर कोई गवाहों की लिस्ट आई है तो उन्होंने कहा जी अभी ले आए, अभी नहीं आते तो आपका हक़ दिफाई ख़त्म। अब कल का दिन बड़ा अहम है कि कल के दिन लगता है कि फैसला आ जाएगा। जज साहब ने फिर मायूद दिलावर साहब ने कह दिया है, उनकी जो FIA की रिपोर्ट थी उसमें भी उनको क्लियर कर दिया गया है कि जी उस उधर पोस्ट मौजूद ही नहीं है सही जो कही गई, जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ थी। लेकिन साथ एक पैरेलल सुप्रीम कोर्ट में है, वहाँ से कोई ऑर्डर उस तरह का नहीं आया कोई रिलीफ का, लेकिन वहाँ जो रिमार्क्स रिपोर्ट हो रहे हैं कि जी कल तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है मामला, आप उधर देख लें, वरना हम नोटिस तो कर ही रहे हैं इलेक्शन कमीशन को इस केस में तोशाखाना में, तो परसों फिर हम इसको देख लेंगे। लेकिन अगर कल फैसला ही आ गया तो फिर तो सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। देखिए, इसमें तो जस्टिस याया अफरीदी ने आज क्लैरिफाई किया है बहुत सी चीज़ों को। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि दरख्वास्त आपकी गैर मौसर थी, उसके बावजूद सुना गया है उसको यहाँ पर। तो एक एंटिसिपेशन में अगर आप इनजस्टिस एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मैं अगर ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज से 2, 3, 4 रोज़ बाद मेरे ख़िलाफ़ ऐसा फ़ैसला आएगा जो कि इंसाफ के बुनियादी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वो फ़ैसला आने से पहले किसी तरह रुकवा लूँ। हाँ, उसके बाद अगर जो आपकी ऑप्शंस हैं उसको आप अवेल कर सकते हैं। और यही चीज़ हमने जस्टिस याया अफरीदी का जो आर्गूमेंट है उसमें देखी कि उन्होंने जिस तरह से कहा है कि हो सकता है कि जो रिलीफ आपको रिक्वायर्ड है वो हाई कोर्ट से मिल जाए, आपको उनको फैसला करने दें पहले। तो मुझे लगता है कि डिसअपॉइंटमेंट तो होगी PTI की लीगल टीम के लिए भी, क्योंकि उनकी नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं, वहीं से कुछ जो है वो डिले मिल सकता है उनको। अदरवाइज़ जो प्रोसीडिंग्स अब तक रही हैं, जिस तरह से एक हमने देखा है कि उनकी जो जुडिशल टीम है वो आर्ग्यू नहीं कर सकी या फिर उनको कहा गया कि आप अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तो मूड से यही दिखाई देता है कि इस केस के अंदर कोई बड़ा फ़ैसला आ सकता है, जो कि बड़ी तेज़ी से हमने देखा है कि वो समाअत भी होती रही है उसकी। कल भी जो पटिशन्स डाली गई उस पर भी यही कहा गया कि इसको जल्दी कंक्लूड करें। तो लगता यही है कि जो वाहिद एक्सपेक्टेशन है सुप्रीम कोर्ट को लेकर
उसमें भी शायद डिसअपॉइंटमेंट हो, लेकिन हाई कोर्ट का फैसला आने से पहले कुछ हो जाना अनलाइकली लग रहा है इस वक्त, क्योंकि रिमार्क्स भी यही कह रहे हैं कि पहले हाई कोर्ट फैसला करेगी, उसके बाद टेकअप कीजिए इसको। लेकिन हाई कोर्ट में भी यही हो रहा है कि वहाँ वो उनकी दरखास्तें अभी तक सुनी नहीं जा रही, ना रिजेक्ट हो रही हैं ना एक्सेप्ट हो रही हैं, वो उनकी बारी ही नहीं उस तरह से आ रही। कल भी हो सकता है कि मामला आगे चला जाए। नहीं बिल्कुल, और अगर फैसला आ गया तो फिर आप कह रहे हैं फिर तो अपील का हक होगा उनके, फिर तो अपील का, मगर वो गिरफ्तार हो सकते हैं, नाअहल तो हो जाएंगे और फिर गिरफ्तारी भी हो सकती है और वो एक अलग लंबा प्रोसेस है। फिर साथ इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी मामला आ गया है कि जी वो जो बल्ले का निशान है वही छीना जा सकता है क्योंकि आपने इलेक्शंस नहीं करवाए। तो ये घेरा बड़ी तेजी से तंग भी हो रहा है और चारों तरफ से हो रहा है। देखिए ऑप्शंस तो महदूद हो रही हैं, बिल्कुल गिरफ्तारी की जहाँ तक आपने बात की वो भी ऑन द कार्ड्स है, लेकिन अब मसला जो आपने हाई कोर्ट की बात की वो ट्रायल कोर्ट से मशरूत हो गया है। अब जस्टिस याया अफरीदी ने यह भी कहा कि हम ट्रायल कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। अब आप इसको किस तरह से लीगल टीम इसको आर्ग्यू करती, शायद उनको भी आइडिया नहीं था इस बात का। तो लगता यही है कि जो है वो बग़ैर, जिस तरह से जस्टिस याया अफरीदी के रिमार्क्स हम देख रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि आपने बग़ैर ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है, जो कि बनता नहीं था आपका। तो नज़र यही आता है कि चाहे वो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग हो, हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग हो, उसमें कोई इतनी जल्दी नहीं है इस सारे मामले को रुकवाने की किसी भी अदालत से। और लगता ये है कि प्रोसीडिंग मुकम्मल होगी। उसके बाद गिरफ़्तारी की जो बात है उसमें एक तो 9 मई के हवाले से जो इससे पहले इंटरिम बेल्स मिल चुकी हैं, वहाँ से भी वो रिवोक हो सकती हैं कल को आगे जाकर, क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट जाएगी उसके बाद शायद मामला चेंज हो जाएं, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने इतना प्रेशर शायद कबूल ना करना हो कि उनके दौर में दोबारा से हम ये देखें कि गैर यकीनी की सूरत हाल है या फिर सड़कों पे मूवमेंट हो रही है। अच्छा, अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इतने एग्रेसिव ना होते इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तो हालात कुछ फ़र्क हो सकते थे, या ये फैसले पहले हो चुके थे? जिस तरह हम देख रहे हैं तौहीन इलेक्शन कमीशन का है, अभी उनकी जमात के जो साइन है या उनकी जमात का बल्ला निशान है उसकी हवाले से है, फिर इनका यही नाअहली का है कि लिख कर भी दे दिया कि जी इनको अब फौजदारी मुकदमा भी चलाएं। खुद तो उन्होंने कर दिया था नाअहल, लेकिन वो सिर्फ उस टर्म तक के लिए था, वो मामला ख़त्म हो गया। इलेक्शन कमीशन ने खुद तो कर दिया था, फिर उन्होंने कहा जी फौजदारी मुकदमा भी चलाएं, वहाँ भी वो पिटिशनर के तौर पर आ गए। तो ये उन्होंने खुद से इलेक्शन कमीशन को बार बार कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन को टारगेट करके अपने खिलाफ एक पर्सनल, ऐसे लग रहा है कि अब इलेक्शन कमीशन एक पर्सनल सा हो गया हो। लेकिन उनकी तो जब पीक थी तो उस वक्त तो जो है वो हुकूमत पूरी हो या कोई पार्टी हो वो उनका प्रेशर नहीं ले सकती थी। तो इलेक्शन कमीशन तो फिर दूर की बात है, वो इंतखाबात जीतने के बाद भी इलेक्शन कमीशन को धांधली पर एक्यूज़ करते रहे और उसका प्रेशर भी लिया। सिद्दीक जान, आप किस तरह देख रहे हैं जो तोशाखाना के आज केस कोर्ट की तरफ से है? अब इस पर बहुत से लोग मुख्तलिफ राय दे रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि जी एक पार्शियल लीफ है सुप्रीम कोर्ट के कि जी अगर कल हाई कोर्ट को देख लें वरना हमारे पास आ जाए। दूसरी तरफ यह कि जी स्टे भी नहीं हुआ और कल अगर सजा ही हो जाती है तो फिर तो ये सारा कुछ ही खत्म हो जाएगा। देखें, रिलीफ इस हद तक ज़रूर है कि जो जस्टिस याया अफरीदी साहब हैं जो इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा के साथ जो बेंच ये समाअत कर रहा है, उन्होंने एक तो इस बात को ज़ाहिर नोट किया कि मामला सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई को भेजा था हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट ने 27 जुलाई को केस सुन और लंबी तारीख जिस तरह से पहले भी इस्लामाबाद कोर्ट से लंबी तारीखें इस तरह इस मामले में डाली जा रही है, एक लंबी तारीख डाली गई और 3 अगस्त तक मामला जो है वो मुलतवी कर दिया गया। दूसरी जो ऑब्जर्वेशन थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो अदालत ने कहा कि कानून के मुताबिक अगर जो है वो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हो और वो पेंडिंग हो, तब तक जो नीचे जज है जो ट्रायल कर रहा है वो जजमेंट अनाउंस नहीं कर सकता। यानी वो ट्रायल तो कंक्लूड कर सकता है लेकिन जजमेंट अनाउंस नहीं कर सकता जब तक ऊपर से जो है वो अनाउंस जो हाई कोर्ट है वो फैसला ना कर दे। यानी अब इसमें एक तो ये हो सकता है कि कल उनको स्टे ना मिले और हाई कोर्ट से और परसों सुप्रीम कोर्ट जाए और वहाँ से कोई ना कोई स्टे जो है वो मिल जाए। यानी एक चीज़ तो तय है कि अभी जजमेंट अनाउंस नहीं हो सकती जब तक आमिर फारूक साहब अनाउंस ना कर दें जजमेंट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के ऊपर। और उसमें भी एक बड़ी डेवलपमेंट हो गई है कि राना सनौल्ला साहब के मातहत FIA ने जज हुमायूं दिलावर साहब को क्लीन चिट दे दिए। उन्होंने कहा जी उनके फेसबुक अकाउंट से ऐसी कोई पोस्ट नहीं हुई, हालांकि पोस्टें मौजूद थी, सब पूरे पाकिस्तान ने देखी, जो देखना चाहता था वो देखी, लेकिन FIA ने बहरहाल क्लीन चिट दे दिया हुमायूं दिलावर साहब को कि हुमायूं दिलावर साहब के फेसबुक अकाउंट पे ऐसी कोई यानी टेक्निकल बुनियादों पे उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दी है। अब कल अगर आमिर फारूक साहब स्टे भी नहीं देते और ट्रांसफ़र एप्लीकेशन भी डिसाइड कर देते हैं और कहते हैं कि जी बिल्कुल ऐसी कोई ग्राउंड्स नहीं है कि केस जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए, और उसके बाद कल भी वो अनाउंस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले ही कल वो अनाउंस कर सकते हैं जो जज हुमायूं दिलावर हैं। अगर कल हाई कोर्ट डिसाइड कर देती है, रिजेक्ट कर देती है एप्लीकेशन की जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है, तो कल जज हुमायूं दिलावर जो हैं वो डिस्क्वालीफाई इमरान खान को कर सकते हैं। और अगर कल हाई कोर्ट जो है वो कुछ 1-2 दिन के लिए स्टे दे देती है वो एक अलग बात है,
लेकिन ये है कि मुझे बहरहाल यही नज़र आ रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर ना आया तो हाई कोर्ट से तो कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आने वाला है जिससे कोई इनको फ़ायदा होने वाला हो तहरीक इंसाफ को। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट है, कल बिल्कुल डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है अगर कल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन डिसाइड हो जाती है। और क्योंकि इससे पहले भी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन 2-3 एप्लीकेशन जजेस पर एतराज़ात की आमिर फारूक साहब के सामने आई जी। एक आमिर फारूक साहब के अपने ऊपर एतराज़ की एप्लीकेशन आई जो वो खुद सुन रहे हैं। उनको ये कहा गया कि आप केस ना सुने, आपके अलावा 8 जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनमें से किसी को भी कह दें वो केस सुन लें, हमें उन पर पूरा यकीन है, एतमाद है, आप पे एतमाद नहीं है, आप इंसाफ नहीं कर सकते। वो एप्लीकेशन पेंडिंग है और ख़ुद आमिर फारूक साहब सुन रहे हैं। दूसरी थी एक एडिशनल सेशन जज साहब के हवाले से कि उन्होंने चेयरमैन PTI के साथ जो शरीक मुल्ज़मान हैं उनकी जो ज़मानतें हैं वो कैंसिल की हैं, तो उन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया है। तो अब आप ये मामला चेयरमैन PTI का मामला किसी और जज के पास भेज दें, वो एप्लीकेशन उनकी रिजेक्ट हो गई ट्रांसफ़र की। तीसरी ये हुमायूं दिलावर साहब के से ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन है, ये भी कल डिसाइड हो जाएगी क्योंकि रिपोर्ट तो FI की आ गई है, FI ने क्लीन चिट दे दी है। तो कल अगर ट्रांसफ़र एप्लीकेशन डिसाइड हो जाती है तो कल जजमेंट अनाउंस हो सकती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जो मामला परसों जाएगा वो मामला गैर मौसर हो जाएगा और उसके बाद फिर चेयरमैन PTI की डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसको इनको चैलेंज करना पड़ेगा जो भी मामला होगा। अच्छा सिद्दीक, इसमें अगला फिर स्टेप बताएं, क्योंकि जिस तेज़ी से ये चल रहा है मुकदमा हमने पहले नहीं देखा, इसमें कुछ अरसे से बड़ी तेज़ी आई है और ज़्यादातर ये नज़र आ रहा है कि इसमें बचना मुश्किल है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का। तो उसके बाद फिर क्या होगा? क्या नाअहली के साथ गिरफ्तारी हो सकती है? कितना अरसा फिर वो ये इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रहेंगे? हमने मियां नवाज शरीफ के साथ ये देखा है। और उस सूरत में कितना अरसा लग सकता है? अपील में नॉर्मली क्या होता है कि फिर अपील में जाते हैं हाई कोर्ट में, वहाँ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, वो कितना अरसा लग सकता है क्योंकि अभी तो एप्लीकेशन वहाँ सुनी भी नहीं जा रही। फिर उसके बाद वहाँ कुछ फैसला होगा तो वो फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो तब तक वो क्या वो शख्स गिरफ्तार रहता है, नाअहली रहता है? देखें, इसमें होता यह है कि कल अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और साथ उनको 3 माह की 6 माह की सज़ा सुना दी जाती है तो उसमें फिर होता यह है कि ज़ाहिर है कमरा अदालत से निकलते ही गिरफ्तार हो जाता है जिसको भी सज़ा सुनाई जाती है और उसको फिर अडियाला मुंतकिल कर दिया जाता है। फिर पहले तो आपको 2 तरह की आपको एप्लीकेशंस जो है, 2 तरह की अपीलें जो है वो आपको हाई कोर्ट में दायर करनी होती हैं, एक अपील और एक आपको दरख्वास्त। अपील आपको ये दायर करनी होती है कि जी ये जजमेंट गलत है और बरी किया जाए और इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। दूसरी ज़्यादा की एप्लीकेशन ये दायर की जाती है कि जनाब जब तक आप मेन अपील का फैसला नहीं करते तो तब तक जो है इस जजमेंट को सस्पेंड कर दें और इसको सस्पेंड करके और इनको ज़मानत पे रिहा कर दें। उसमें फिर ये होता है कि जब जजमेंट सस्पेंड हो जाती है, ज़मानत पे रिहा तो हो जाता है अक्यूज़, लेकिन जो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है वो मौजूद रहती है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। यानी अगर चेयरमैन PTI जो हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है और उनको जेल भी भेज दिया जाता है तो उनकी ज़मानत तो आमिर फारूक साहब पे डिपेंड करता है कि वो 6 माह में ज़मानत ले लें, 15 दिन में ले लें, 1 माह में ले लें, साल पूरा ना लें। कोई आइन कानून ज़ाब्ता कायदा उनको कहीं पाबंद नहीं करता कि उन्होंने कितने जल्दी इस केस को डिसाइड करना है। वो चाहें तो अगर 6 माह की सज़ा है तो वो 6 माह ही दरख्वास्त ना सुने ज़मानत की और 6 माह बाद वैसे ही वो रिहा हो जाएँ। तो दूसरा ये होता है कि वो 15 दिन में ही टेकअप कर लें, 15 दिन में ही ज़मानत पर रिहा कर दें और जजमेंट सस्पेंड कर दें। लेकिन इलेक्शन वो तब लड़ सकेंगे जब इस फैसले को कलअदम करार दिया जाएगा, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो जाएगी मुकम्मल तौर पर। उससे पहले सिर्फ जजमेंट सस्पेंड होने से वो इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ सकेंगे। अच्छा, और ब्रेक से पहले ये भी बता दें, इलेक्शन कमीशन ने 4 अगस्त को बुला लिया है कि जो इंतखाबी निशान है वो भी लिया जा सकता है। ये कोई सीरियस मैटर है या नहीं? क्योंकि दूसरी जमातों के हवाले से भी हमने ये सुना था लेकिन उसमें कुछ होता नहीं है, वो एक रस्मी सी कार्रवाई होती है। तो इनके खिलाफ भी ये रस्मी कार्रवाई होगी या ये वाकई बैन हो सकते हैं? बिल्कुल बल्ले का निशान वापस लिया जा सकता है। और क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि 2 अटैम्प्ट हुई, एक सुप्रीम कोर्ट में मामला लेकर गए थे। पहले हुकूमत ने यह तासुर दिया था कि हुकूमत बैन करने जा रही है PTI को, वो ना हो सका। फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो बनी है, जो नून लीग का ज़ेली विंग है, क्योंकि नून लीग के अभी तक हुकूमत में शामिल हैं उनके 2 लोग, तो नून लीग के जो ज़ेली विंग है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, ये भी गए थे सुप्रीम कोर्ट, उस पर एतराज़ात लग गए। फिर तीसरी एक अटैम्प्ट हुई, जो एक बिल लाया जा रहा था सेनेट में, वो भी ना हो सका। तो अब ये चौथी अटैम्प्ट है और वो है सिकंदर सुल्तान राजा साहब। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा साहब का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो जब कोई चीज़ करवानी होती है, होनी होती है, वो कर गुजरते हैं।
तो ये बिल्कुल हो सकता है कि बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए। अब चूंकि ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद हमने एक बहुत अहम खबर डिस्कस करनी है जो कि है निगरान आज़म कौन। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि इसमें सब पॉलिटिशियंस नहीं है। ये खबर आई थी पहले कि जी एक फैसला ज़रूर हुआ है कि जो भी निगरान वज़ीर आज़म होगा वो सियासतदान होगा, वो कोई टेक्नोक्रेट, कोई ब्यूरोक्रेट साहब है, कोई रिटायर्ड जज, इस तरह का नहीं होगा। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि नहीं जनाब, सिर्फ सियासतदान नहीं। तो अभी तक ये बहस चल रही है, दिन कम रह गए हैं, हुकूमत खुद अनाउंस कर चुकी है, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी हम 8 अगस्त या 10 अगस्त के आगे पीछे जनाब हम चले जाएंगे। लेकिन साथ अब उन्होंने नई मरदमशुमारी का भी शोशा छोड़ दिया है। तो ये तो लगता है कि अब बहुत देर से इलेक्शन होंगे। क्या सूरत हाल है, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। अब पता चला निगरान वज़ीर आज़म कौन, ये मुअम्मा बना हुआ है। कम अज़ कम इलेक्शंस में हमें यह होता है कि पार्टीज़ पहले से ही बता देती हैं जी हमारा उम्मीदवार कौन है। लेकिन यहाँ निगरान सेटअप के लिए जितनी इस वक्त डिबेट हो रही है, मुशावरत हो रही है, बातचीत चल रही है, पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी नहीं देखा गया जब से ये निगरान सेटअप का कानून हमने देखा है। मुज़म्मिल, आप क्या कहते हैं कि ये इतना ज़्यादा मसला क्यों बन गया? अब तक 1.5 साल में हमने देखा किसी भी चीज़ पर इतनी मुशावरत की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी हम कानून साजी जिस तरह से देख रहे हैं उसमें भी देखिए कि कोई डिबेट उस तरह नहीं, जिनमें बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटीज़ का मैंने देखा कि बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान में इतनी यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, कमाल हो गया। लेकिन ये धड़ाधड़ देना, उससे पता नहीं वो जिनको आप लाइसेंस दे रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी का मतलब यह है कि आप अपने डिपार्टमेंट्स, अपने टीचर्स हायर करें। पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर पैसा बनाने की मशीनें भी बनी हुई हैं, तो उनका स्टैंडर्ड क्या होगा? इंटरनेशनली आप देखिए कि मजाक बन जाएगा। लेकिन वो सब हो रहा है, होता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ जो निगरान सेटअप का मामला है वज़ीर आज़म का, वो एक बड़ा मामला, बड़ा मुश्किल बन गया। और अब तो कह रहे हैं शायद वो जो बात कम से कम एक डिसाइड हुई थी कि सियासतदानी होगा, अब वो भी पक्का नहीं है। देखिए, इसमें तो पहले की जो आपने मिसाल दी कि पहले ऐसे हुआ कभी नहीं है, इसलिए कि पहले ऑब्जेक्टिव ये हुआ करता था कि इलेक्शन करवाने हैं। इस मरतबा ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि शायद नाम उसका आना चाहिए जो उस वक्त पे करवाए जो किसी मखसूस पार्टी को डिज़ायरेबल है। तो इसीलिए भी हम ये डिले देख रहे हैं। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि गवर्नमेंट डिज़ोल्व होने से 2 से 3 रोज़ पहले नाम जो है वो सामने आएगा, फ़ाइनल होगा। और आप सदीक साहब से पूछ लीजिए, मैंने तो इशरतुल इबाद साहब का नाम भी सुना है कि उनको बाहर से बुलाने का प्लान किया जा रहा है और उन पर कंसेंसस डेवलप हो गया है। अब पता नहीं कितनी सदाकत है, क्योंकि ये कोई 12वां 13वां नाम है जो हम सुन रहे हैं। हफीज शेख साहब का पहले दिन से सुन रहे हैं, अब मियां मोहम्मद सुमरो साहब का है। मेरा ख्याल है ये वर्ल्ड कप होने वाला है इस साल, तो अगर ये 11-12 नाम वहाँ भेज दें तो ये पूरी टीम बनती है वैसे क्रिकेट टीम जो, क्योंकि जितनी लंबी फहरिस्त हो चुकी है अब इतनी कन्फ्यूजन इससे ज़्यादा कभी देखी नहीं है। तो ये अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि अगर जितना जल्दी आप कोई पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं उतना ही फ़ायदा होता है, उतनी स्टेबिलिटी आती है। लेकिन 2 रोज़ पहले का मतलब ये है कि ये पार्टीज़ भी प्रेशर में हैं, इनके अंदर भी कंसेंसस नहीं है। जितना मर्ज़ी ये डिनाई करें इस बात को, लेकिन हर किसी का अपना उम्मीदवार है और कॉम्प्रोमाइज़ करने को कोई ख़ास तैयार नहीं हो रहा। हर कोई एक दूसरे से खौफज़दा है। एवरीबडी इज़ स्केयर्ड ऑफ एवरीबडी। क्यों? उसकी वजह यह है कि किसी को नहीं पता कि दूसरी पार्टी का ऑब्जेक्टिव क्या है, जल्दी इलेक्शन होगा किसके मफाद में। अब जो आपने इंट्रो में भी बात की, जो हमने आगे चल के करनी है इलेक्शन के हवाले से, मरदमशुमारी के हवाले से, अब उसको देख लीजिए। अब उसके एंगल से, उसके लेंस से हम अगर निगरान वज़ीर आज़म को देखें तो हमें तो वही बंदा चाहिए होगा जो कि मरदमशुमारी का जो एक नया प्रोसेस है उसकी डिबेट को दोबारा से ज़िंदा कर सके। तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि डिले पर डिले हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि आखिरी मोमेंट तक ये नाम सामने नहीं आएगा, क्योंकि इन पार्टीज़ को ख़ुद भी शायद क्लैरिटी नहीं है इसलिए। अच्छा, इसमें एक मैं अर्ज़ कर दूँ कि राजा रियाज साहब, आप उन पर नज़र रखें। सदीक जान, मुझे तो लगता है आप राजा रियाज साहब पर नज़र रखें, वो जो नाम देंगे बस वही होगा। क्या कहते हैं आप? उनको पीटीआई से ही निकाल दिया, अफसोस करना चाहिए पहले तो। अच्छा, देखें, ये उनके लिए अच्छी खबर है कि उनको पीटीआई से फारिग कर दिया है, तो अब तो उनकी क्रेडिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई है मौजूदा सिस्टम के अंदर। जी जी। तो वो और ज़्यादा, यानी आप क्या, उनकी इम्पोर्टेंस बहरहाल बढ़ गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ी ना उनको, और उसके हाँ बिल्कुल, वो तो सबसे पहले फैसला करने वाले उन्होंने 15-16 माह पहले उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि आगे क्या होने जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने 15-16 माह पहले ही फैसला कर लिया था उन्होंने नून लीग का टिकट लेने। तो आप देखें ना कि असल तो वो तारीख़ी लम्हात होंगे जब शहबाज शरीफ साहब उस राजा रियाज से जो है वो मुशावरत करेंगे निगरान वज़ीर आज़म के लिए, जिस राजा रियाज ने शहबाज शरीफ साहब भी नहीं, शहबाज शरीफ साहब के बेटे हमजा शहबाज के सामने पेश होना है टिकट के लिए, मिन्नत तरले करने हैं और उन्होंने उनके सामने लाइन में लग के पेश होना है। और ये भी हो सकता है कि हमजा शहबाज भी उनको ना मिले और उनसे भी कोई निचले लेवल की कोई क़यादत जो है वो राजा रियाज को टाइम दे, तो उस राजा रियाज के साथ शहबाज शरीफ बैठेंगे और ये
शहबाज शरीफ साहब के साथ एक लेवल पे बैठने की आखिरी मौका और मुलाकात होगी राजा रियाज साहब। उसके बाद तो उनका तल्लुक और एक जो रब्ता है वो और तरह का होगा शहबाज शरीफ साहब के साथ। एक कारकुन की हैसियत होगी पार्टी में, एक बल्कि कारकुन से भी वो पता नहीं वो कारकुन जितनी भी नहीं होगी, क्योंकि कारकुनान में भी देखा जाता है कौन पुराना है, कौन बगैर मफाद के आया था और कौन जो है वो मफाद के लिए आया है। उसके अलावा देखें एक चीज़ तो तय हो गई है कल शहबाज शरीफ साहब के उस इंटरव्यू के बाद उन्होंने आसमा शराज साहब को दिया है कि इलेक्शन तो नहीं होने जा रहा, किसी सूरत इलेक्शन नहीं होने जा रहा, क्योंकि जब आप नई मरदमशुमारी को नोटिफाई करेंगे उसके बाद ज़ाहिर है आपने आइन में तरमीम करनी होती है, आइन में तरमीम हो नहीं सकेगी, बंद गली में चले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन तो तैयार बैठा है, इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा, वो कहेगा जनाब हमें तो 7-8 माह चाहिए नई हल्का बंदियों के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए। एक तो मामला अदालत में भी जाएगा क्योंकि बंद गली में पहुँच जाएंगे, आइनी तरमीम हो नहीं सकेगी। तो इस सारी सूरत हाल में 7 से 8 माह इलेक्शन जो है वो डिले हो जाएंगे। नून लीग यही चाहती है, MKM यही चाहती है, हर वो जमात। देखें पीपल्स पार्टी क्यों इलेक्शन चाहती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को पता है सिंध में उन्होंने आना है। नून लीग को पता है कि उन्होंने जो है उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है, तो नून लीग इसीलिए आप देख लें मरीम नवाज साहब कई माह हो गए हैं, उन्होंने हुक्म दिया हुआ है डोर टू डोर कैंपेन का, अभी तक एक नून लीग का रहनुमा जो है वो आपको डोर टू डोर कैंपेन करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए नून लीग तो चाहेगी कि इलेक्शन ना हो, और ये जो ये MKM वो भी नहीं चाहेगी। अच्छा, फजल रहमान साहब चाहते हैं इलेक्शन, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनको KPK में भी बहुत बड़ा हिस्सा मिलने जा रहा है और बलूचिस्तान में भी उनको हिस्सा मिलने जा रहा है, तो इसलिए वो भी इलेक्शन चाहते हैं। हर वो जमात जिसको पता है कि मुझे आगे अच्छा हिस्सा मिलने जा रहा है इक़्तिदार में। जी अच्छा, मेरे ख्याल सिद्दीक से हमारा रब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा सिद्दीक से बात करेंगे। अच्छा मुज़म्मिल, ये जो अब शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया है कि जनाब मरदमशुमारी पर अब होगी इलेक्शन, तो ये उन्होंने ज़ाहिर है कि सोच समझ के कहा है नई मरदमशुमारी पर, इस पर MKM का हम देख रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा था वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने तो बड़ा वाज़ेह किया है कि जनाब मैं तो उसको सपोर्ट नहीं करूँगा, तो वहाँ जाकर मसला बन सकता है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो भी इस तरह कह रहे हैं, इस तरह इलेक्शन डिले होंगे। फिर हम दहशतगर्दी का जो मामला देख रहे हैं उस पर भी हो सकता है कि आगे इस तरह के हालात देखते हुए, जिस तरह अब कहा गया है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने किसी भी जलसे जुलूस पर पाबंदी लगा दी है, हालात इतने ख़तरनाक हैं, तो ये तो लगता है कि इलेक्शन के मामला डिले की तरफ जा रहे हैं। देखें, आप तो पिछले महीने के अगर शोज़ निकाल लें, मैं तो उसमें भी यही बात कर रहा था कि मरदमशुमारी का जो इशू है ये दोबारा से खड़ा हो जाएगा, क्योंकि यही एक वाहिद तरीका है जिससे दोबारा से ये तमाम मैटर्स को कोर्ट में ले जाया जा सकता है। अब अगर अदालतों में इससे मुतल्लिक़ समातें शुरू हो जाती हैं तो चाहे वो जिस भी कंक्लूडिंग एंड पर पहुँचें वो टाइम तो लेंगी ना, और वही टाइम तो चाहिए था इस सारा मामला जो है इसको डिले करने का। ऐसा इकबाल साहब कहते हैं कि चलें हो सकता है 4 से 8 हफ्ते का डिले आ जाए, तो उनका एनालिसिस तो ये है कि 1 से 2 महीने आगे चले जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें इल्म है कि 4 से 8 हफ्ते जो ले सकता है वो फिर 12 से 16 भी ले सकता है। मतलब आपने तो नहीं कोई गारंटी किसी को दी कि अगर हम जा रहे हैं हुकूमत छोड़ के तो ये वादा कर रहे हैं या इंश्योर कर रहे हैं कि इस तारीख को इलेक्शन हो जाएगा। आप तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि नई मरदमशुमारी के तहत होना चाहिए। तो यही है कि मुझे ताख़ीर का एक जवाज़ जो बचा था वो सिर्फ यही था। अब इसकी लीगैलिटी कितनी है उस पर असल वॉर है, लेकिन ये फ़ैसला हो चुका है कि इसी को इस्तेमाल करना है। इसीलिए वक्त से पहले भी असम्बली तोड़ने की बात की गई कि महीना वहाँ से मिले और मज़ीद जो बाकी का टाइम बाय करने की कोशिश है, जो इस साल इलेक्शन ना हो सके सिर्फ, वो इंश्योर हो जाए। तो वो इसी तरह हो सकता है। इसके अलावा तो आप क्या कहेंगे? आप जाकर कोर्ट को ये कहेंगे कि नहीं अभी मूड नहीं है हमारा। आपने सिर्फ यही कोई ना कोई टेक्निकल पॉइंट तो रेज़ करना है वहाँ पे, तो उसकी सूरत में सिर्फ ये हो सकता है ना कि आप वोटर लिस्टों की बात कर दें, हल्का बंदियों की बात कर दें। उसमें बहुत सी पार्टीज़ फिर कहेंगी कि हमारे साथ ज़्यादती हो गई है, ये जो हल्का बंदियाँ हो रही हैं ये हमारे मुताबिक नहीं है। एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाएगा, उसको हल करने के लिए टाइम चाहिए होगा। तो लगता यही है कि शहबाज शरीफ साहब जो इंटरव्यूज़ भी देने की रफ्तार उनकी बढ़ गई है, जो पहले उन्होंने पूरा 1 साल नहीं दिए, वो इसीलिए कि वो अपने लिहाज से कैंपेन कर रहे हैं। उनको मालूम है कि नाउ आई एम द मैन और अपनी पार्टी से मुझे ही रिप्रेजेंट करना है, इसीलिए उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी भी आपको ज़्यादा मीडिया सेंट्रिक दिखाई दे रही है आजकल। और ये जो कंसेंसस के हवाले से वो बात कर रहे हैं, इस पर डेवलप करना है, वो मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जाने से पहले 19 रुपये पेट्रोल जब आप बढ़ाएं तो आपको पता होता है कि इलेक्शन जल्दी नहीं होना। लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं, और सदीक आपने भी बात की, वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। इलेक्शन अगर डिले होते हैं तो पीपल्स पार्टी मान जाएगी, और या आप जो बात करते होते हैं कि वो पहले बात कुछ करते हैं लेकिन बाद में हमेशा हमने देखा पिछले 1.5 साल में पीपल्स पार्टी फिर मान जाया करती है।
देखें, पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन चाहती है। पीपल्स पार्टी इसलिए इलेक्शन चाहती है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में पीपल्स पार्टी नहीं आना है, तो इसलिए वो तो चाहते हैं कि इलेक्शन हो। हर वो पार्टी जिसको पता है कि आगे उसका कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन धांधली भी कर लें तब भी नून लीग को इक़्तिदार में लाना मुमकिन इस वक्त तक तो नज़र नहीं आता दोबारा। तो कैसे उनको पता है कि हमारे साथ जो हशर नशर अवाम ने करने हैं, तो इस सारी सूरत हाल में वो नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन हो। तो 9 माह तक इलेक्शन ना हो। निगरान सेटअप में इन्हें पता है कि जो ये करके जा रहे हैं मतलब निगरान दौर में भी बहुत बदतरीन हालात होंगे पाकिस्तान के। अब आप देखें ना कि 13 जुलाई वो आखिरी दिन था जब डॉलर के मुकाबले में रुपए ने गेन किया 98 पैसे। 13 जुलाई से लेके आज तक जितने वर्किंग डेज थे उन तमाम में डॉलर थोड़ा ज़्यादा ऊपर जाता रहा और हम 290 तक पहुँच गए हैं। 300 तक डॉलर के ने भी जाना है। अगर ये दरमियान में छुट्टियाँ ना होती, जैसे मुहर्रम की छुट्टियाँ आ गई या सैटरडे संडे ऑफ, तो ये ना हो तो 300 पे पहुंच गए थे आप डॉलर। अच्छा, पेट्रोल डीजल भी आपका 300 पे जाने ही जाना है। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, ये जानी ही जानी है। आपकी इंपोर्ट्स का आपने अभी तक गला घोंटा हुआ है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ आपकी मज़ीद बंद हो रही हैं। पेट्रोल और डीजल आपके मज़ीद जो है वो महंगे होने हैं। गैस आपकी महंगी हो गई है। अगस्त के जो बिजली के बिल आएंगे वो लोगों की चीखें निकलवा देंगे। तो ये सारे हालात आगे और बदतरीन होने। ये चाहते हैं कि इतने बुरे हालात हो जाए निगरान सेटअप में कि लोग कहें कि यार उसमें इससे कम अज़ कम बेहतर हालात थे नून लीग के दौर में। और फिर जो है वो नून लीग कहे कि देखें जी, देखें ना आप, हम तो कह रहे थे ये निगरान सेटअप ने भी तबाही और बर्बादी कर दी है, तो अब आप हमें मौका दें। वही जो बार बार शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि 4 बार बारी लेने के बाद, 4 बार इक़्तिदार लेने के बाद, अब वो कह रहे हैं 5वीं बार आप हमें इक़्तिदार देंगे तो देखेंगे आप कि हम कैसे दूध और शहद की नहरें बहा देंगे और हम पता नहीं दुनिया में किस मकाम पर ले जाएंगे। तो आगे आने वाले हालात ठीक नहीं है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बड़े मुश्किल हालात हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो है वो इनकी मर्ज़ी के निगरान शायद आ भी जाए वज़ीर-ए-आज़म, ताकि ये भी खामोश रहें, इनका रांझा राज़ी रहे, इनके काम होते रहें, जो भी मामलात इनके चलते रहें और ये ज़्यादा रोला भी ना डाले पीपल्स पार्टी और नून लीग। और आप देखेंगे 1 साल इलेक्शन ना हो, आप एक बयान पीपल्स पार्टी और नून लीग का नहीं सुनेंगे कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। ये उसको भी डिफेंड करेंगे, क्योंकि इनकी अब बका इसी में है कि जो इस तरह के फैसले हों उनको ये डिफेंड करें। जिस तरह की कानून साजी इन्होंने की हैं पिछले 4-5 दिन में, उसके बाद पीछे क्या रह जाता है। बिल्कुल। तो ये मुजम्मिल जो हमने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में देखा, मामला तो चल रहे हैं लेकिन सिचुएशन कोई इतनी आइडियल नहीं है। ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में जो हम देख रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट आप देखिए ना, जो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हुआ है, उनकी जमात के साथ इंतहाई अंधोनाक है। और अब ये हालात हो गए हैं कि वो गवर्नमेंट कह रही है कि अब आप का जो बुनियादी हक़ है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इतने खौफनाक हालात हो गए हैं, आप ना जलसा कर सकते हैं, ना जुलूस कर सकते हैं, ना आप कहीं इकट्ठे हो सकते हैं। ये वो गवर्नमेंट कह रही है जो कि प्रैक्टिकली सब मानते हैं कि मौलाना साहब ही की गवर्नमेंट है, वहाँ पर गवर्नर राज की बात की जाती है। तो अब क्या इसको अगर कंटिन्यू किया जाता है सेंटर में, तो क्या चीज़ें बेहतर होंगी या कहीं खुदा न खास्ता मज़ीद ख़राब हो जाएंगी? जो बात सदीक कर रहे हैं कि जी इससे पॉलिटिकली शायद गेन हो सके, कि आगे हमें पता है तो कोई अचानक मईशत ठीक नहीं हो जाएगी। मुश्किल फ़ैसले लिए हैं इस गवर्नमेंट ने भी, कुछ देर से लिए, कुछ उनको मुश्किलात थी, फ़ैसले नहीं सागदार सब वक्त पर कर पाए। लेकिन क्या केयर टेकर वो सब इसलिए ले लेगी कि जी कुछ के कोई पॉलिटिकल उसके रिप्रिकॉशंस होंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये सारी जमातें उससे सेफ हो जाएंगी कि जी देखें हम तो ज़्यादा बेहतर थे, और लोग भूल जाएंगे कि जी क्या हुआ था और अब इनको याद करेंगे कि जी बेहतर है कि इनको दोबारा ले आए। क्या ये सब इस तरह से हो सकेगा जो सोच है? देखें, केयर टेकर गवर्नमेंट का वैसे तो कोई कंसर्न जो है वो बड़ा पॉलिसी चेंज करना होना नहीं चाहिए आइडियली, लेकिन इस बार सिर्फ जो कंसर्न देखने को मिलेगा वो इकनॉमिक होगा। उसकी वजह यह है कि IMF की तलवार जो है वो हर आने वाली हुकूमत के ऊपर लटकती रहेगी, और ये जो एग्रीमेंट अभी हुआ है ये भी लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं है। तो इसीलिए आपने कुछ रिफॉर्म्स भी देखी हैं जो केयर टेकर गवर्नमेंट को इख्तियार दे दिया गया, वो कर सकते हैं। इसके अलावा कोई कंसर्न नहीं होगा। और इसके अलावा इतनी कानून साजी कर दी है कि उनको कोई टेंशन ना हो, जो 1, 2, 3 साल में करनी थी वो बड़ी तेज़ी से कर दी गई है कि वो आराम से वक्त गुजार सके। उस पर PTI के अलावा जो नून लीग का आर्ग्यूमेंट है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमने जो इतवार को बिल पेश किया था वायलेंट एक्सट्रीमिज़म के हवाले से, वो भी हमारा बनाया हुआ नहीं था, वो PTI का बनाया हुआ था FATF के अंडर। हम तो सिर्फ जा रहे थे, इससे पहले जो बल्क था पीछे के तमाम रेजोल्यूशंस का वो हमने पुट फॉरवर्ड करना था, तो इसीलिए हमने उस पर ज़्यादा सोच विचार नहीं किया। उनका तो खैर ये आर्गूमेंट है कि हम जा रहे हैं इसीलिए वो बिल्स इकट्ठे हो गए हैं और अपने निपटाने हैं। वो और बात है कि उनके अपने कुछ लोगों को पता नहीं है कि वो पास हो चुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि मैंने ख़ुद उसको निटिग्रिटीज़ में नहीं देखा, जो कि हैरान कुन है, वज़ीर दाखिला हैं। तो जहाँ तक टेररिज्म की आपने बात की है, अनफॉर्चुनेटली वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, कि आपने शुरू में नहीं सोचा
कि बहुत सी रिलीजियस पार्टीज़ जो वहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, राइट विंग की पार्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं, वो एक दौर में बड़ा सॉफ्ट स्टांस लिया करते थे टीटीपी को लेके और लोगों पे। आज अनफॉर्चुनेटली उनके अपने लोग ये निशाना बने हैं, जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और काश ही ऐसा होता कि अगर हम नेशनल एक्शन प्लान को सीरियस लेके उसके एक एक शिक पे अमल करते तो आज इस मैच पे ना खड़े होते। तो आप ये देखिए 2013 के इलेक्शन में ANP को ऑलमोस्ट सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया था टेररिज्म ने। बिलोर ख़ानदान के साथ क्या हुआ था ये अनडिनाइबल है कि उन्होंने इतना सफ़र किया इस वॉर ऑन टेरर के बाद से जो कंपनसेट भी नहीं कर सकते। तो अब बाकी पार्टियां भी सफ़र कर रही हैं। अब कोई भी ऐसी पार्टी बची नहीं है जो अफेक्ट ही ना हो इस सारी सूरत हाल की। तो इसीलिए वहाँ पर सबसे पहले स्ट्रेस ये होना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर को आप मेंटेन करें, क्योंकि आपके नॉर्दर्न बॉर्डर में हालात जो हैं वो आपकी अफ़गान पॉलिसी की वजह से पिछली रजीम की ख़राब हैं। बिलावल साहब का टेन्योर ख़त्म होने वाला है, एक बार अफ़गानिस्तान नहीं गए, ठीक है। किसी चीज़ को फ़िक्स करने की वो एफ़र्ट जो नज़र आनी चाहिए थी वो नहीं आई। आज दफ्तर ख़ारजा की तरफ से कंडमनेशन की जा रही है अफ़गानिस्तान के हवाले से। तो ये इट्स हाई टाइम के रियलाइज़ करें कि हमें वहाँ एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहिए जो कि इंटरनेशनली भी मामलात को सेटल करने में हेल्प करे और लोकली भी लोगों को सेफ गार्ड करे, ताकि वो नज़ारे वो मनाजिर हम दोबारा ना देखें जो हमने 3 रोज़ पहले देखें। अब सिद्दीक जो आप बात कर रहे हैं, जिस तरह मुज़म्मिल ने ये दहशतगर्दी की जो लहर हम देख रहे हैं इसकी भी बात की है। अभी पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि अफ़गानिस्तान से आए हुए थे, उसकी तस्दीक भी हो गई है। तो वो एक इशू हमारे लिए बहुत बड़ा बन रहा है। तो अगर इलेक्शन डिले करने तो उस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ने कहा था वो तो अब वो मामला तो आज नज़र आ रहे हैं कि अमन अमान की सूरत हाल बड़ी ख़राब है, दीगर इस तरह की बातें की गई थी। लेकिन जितना इलेक्शन डिले होगा, आपने कहा कि जी शायद इनको पॉलिटिकली फ़ायदा हो जाए, हो सकता है, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या हो। अगर अभी देखें हम तो वो कोई सिचुएशन अच्छी नहीं हुई खैबर पख्तूनख्वा में, ख़ास तौर पर निगरान सेटअप जब से आया है। इसी तरह पंजाब में बहुत सी चीज़ें हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि जनाब एक ऐसी गवर्नमेंट जो सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए आई है वो इतने डिसीजन नहीं ले सकती। और हमारी तो पहले ही सबसे बड़ी नाकामी यह है कि हमारे यहाँ डिले बहुत होता है। रेड टेपिज्म कह लें, ब्यूरोक्रेसी के मसाइल हैं, जुडिशरी के मसाइल हैं, प्रोसिक्यूशन के बहुत से हैं। तो हमारे यहाँ तो पहले ही मसला है। तो ये किस तरह से फिर केयर टेकर उसको चला सकेगा? क्या जो कानून साजी इतनी तेज़ी से की जा रही है, उनको एम्पावर किया जा रहा है। सागदार साहब कह रहे हैं जी 3 घंटे भी नहीं हम रुक सकते, इतने मसाइल हैं। तो वो ये सारा कुछ कर लेंगे केयर टेकर? देखिए ये तो मेरे ख्याल शौक सब अपने अपने पूरे कर लें। अगर किसी को ये लगता है कि निगरान सेटअप के ज़रिए ही लंबे अरसे मामला चला के और मुल्क ठीक हो सकता है तो वो भी करके देख लें। अगर किसी को ये लगता है कि नहीं इलेक्शन जल्द अज जल्द करवा के और 14 ये जमातें इस्तेकाम पाकिस्तान और PTI पार्लियामेंटेरियंस इनको ला के इन 16 जमातों से मुल्क आगे जा सकता है, ये भी करके देख लें। अगर ये लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ को वापस ला के अदालतों को मैनेज करके और कोई मसला नहीं है और मियाँ साहब को रिलीफ इस्लामाबाद कोर्ट से दिलवा के जिस तरह से उनकी बेटी को बरी करवाया गया उनको वज़ीर-ए-आज़म बना, वो भी करके देख लें। लगता है कि नहीं शहबाज शरीफ बड़े ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं, जिस तरह से हम हमेशा उनकी तारीफ़ करते हैं कि वो अच्छे आदमी हैं, सर झुका के नौकरी करते हैं और ताबेदारी में उनका कोई सानी नहीं है, तो वो भी करके देख लें। अगर लगता है कि नहीं मरीम नवाज़ साहबा को वो जो आसान रास्ता वो कहा करती थी, उस आसान रास्ते पे चल के उन्होंने अपने चचा को भी मात दे दी है और वो चचा से ज़्यादा उस रास्ते पे बेहतर चल रही हैं, उनको वज़ीर-ए-आज़म बना के देख लें। अगर लगता है कि बिलावल साहब अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी बोलते हैं और बाहर अपनी CV भी हर जगह दे के आए हैं और काफ़ी उनकी ब्रांडिंग भी सरकारी खर्चे पे उन्होंने इंटर्नशिप भी कर लिया है और वो बेहतर, उनको ला के देख लें। जो भी करने करके देख लें। तो इतने इस मुल्क के अंदर 70 साल में 75 साल में तजर्बात हुए हैं, तो एक और तजर्बा करके देख लें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह साहब ने तो इनकार कर दिया है कि हम नहीं, मुझसे जब पूछा जाएगा हम काउंसिल कॉमन इंटरेस्ट में जाएंगे तो जब तक सारे सूबे ना माने नई मर्दमशुमारी पर नहीं हो सकते। तो ये शहबाज शरीफ साहब का सिर्फ ये कह देना काफ़ी तो नहीं होगा। तो अगर पीपल्स पार्टी डट गई तो मुश्किल नहीं होगा ये डिले करना इलेक्शन। वो तो कहते हैं इलेक्शन हम किसी सूरत डिले नहीं होने देंगे। उसामा साहब ना पीपल्स पार्टी के आप हवाले दिया करें, क्यों आप पीपल्स पार्टी के हवाले देते हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सवात में जलसे में जो वो वज़ीर आला सिंध हैं, आप देखिए सिविल सुप्रीमेसी का उन्होंने हमेशा से उठाया, एक नजरियाती जमात है और वो कह रहे हैं, वज़ीर आला की स्टेटमेंट है, मैं खुद से थोड़ी कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि जी हो ही नहीं सकता, हम होने नहीं देंगे, इलेक्शन डिले कभी नहीं होगा। और एक तसलसल से कायरा साहब भी हैं, ये लोग काबीना का भी हिस्सा हैं जो बोल रहे हैं, तो उनके बगैर कैसे हो जाएगा ये? देखें पीपल्स पार्टी का आखिरी जो संजीदा बयान था ना, वो ईंट से ईंट बजाने वाला था वो बयान, और उसके बाद जो माफ़ी तलाफ़ी हुई उसके बाद तो ये अब उनके ईमान का हिस्सा है ताबेदारी। और शहबाज शरीफ तो वैसे बदनाम हैं, शहबाज शरीफ से ज़्यादा ताबेदार हैं वो, तो इसलिए उनको ना सीरियस लिया करें, वो उनके बयानात की कोई हैसियत नहीं है।
उनको जो कहा जाएगा उन्होंने करना वही है। वो बड़ी ज़बरदस्त वो भी उस रास्ते पे चलने वाले हैं। और जरदारी तो ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म पर भी फिर इसी तरह मान जाएंगे? ये भी नूरा कुश्ती ऐसी ये टाइम ज़ाया कर रहे हैं जब उन्होंने हर बात मानी जानी है। तो बिल्कुल, वो शेख रशीद कहा करते थे, आजकल तो क्योंकि टीवी चैनल्स पे नहीं है, तो शेख रशीद कहा करते थे कि वो मुनव्वर ज़रीफ़ की किसी फिल्म का हवाला देते थे कि वो कहता था कि मैनू आँखें लगन का शौक है। अच्छा। तो इनको भी कहें, अच्छा। इनको कहे पे अमल करने का शौक है। तो ये बिल्कुल जो कहा जाए पे अमल करेंगे। बिल्कुल ये हो नहीं सकता कि पीपल्स पार्टी और इनकार, पीपल्स पार्टी और कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये थोड़ा सा आपको सेनेट में नज़र आता मसला नहीं है, इसकी ज़्यादा संजीदा बात नहीं है। वरना जहाँ पे ज़रा संजीदा बात होती है तो वहाँ पे फिर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब को कह दिया जाता है कि आप सेनेटरशिप छोड़ दें। तो इसलिए इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं है। पीपल्स पार्टी बिल्कुल बेहतरीन, उन्हें रास्ता पता है और उसी रास्ते पे वो चलेंगे। मुज़म्मिल, क्लोजिंग से पहले आपको भी लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मर्दमशुमारी पर भी मान जाएगी? अभी तक तो लेटेस्ट उनका बयान यही है, जो भी पूछ रहा है कह रहे जी नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे ही कह दिया है, ये हम तो डट जाएंगे, इलेक्शन एक दिन भी हम डिले नहीं होने देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी हमने देखा कुछ लेजिस्लेशन पर रज़ा रब्बानी साहब ने कुछ रजिस्ट किया है, फरतुल्लाह बाबर साहब अब भी हैं पीपल्स पार्टी में, एतजाज़ वगैरह चलें वो अलग बात है, लेकिन दीगर लोग हैं वो कुछ आपको नहीं लगता को रजिस्ट करेंगे इलेक्शन डिले पर या बिल्कुल मान जाएंगे? देखिए उनके इंटरेस्ट जो हैं वो नून लीग की तरह के इंटरेस्ट तो नहीं है। ये कहना कि दोनों का इंटरेस्ट बिल्कुल सेम है, ऐसा नहीं है। उसकी वजह है कि सदीक तो बात कर रहे हैं कि सिंध में उनको पता है कि हमने आ जाना, लेकिन इस बार उनकी एस्पायरेशन सिर्फ सिंध तक की नहीं थी, सेंटर तक की थी। तो वो सेंटर में आने की जो कोशिश थी वो बिल्कुल थी, क्योंकि अब इसलिए का मतलब है कि है नहीं, है इसलिए नहीं कि एक तो बाप वाला आपने देखा कि क्या एपिसोड हुआ है, दूसरा आपने इस्तेहकाम पाकिस्तान का एपिसोड देखा, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनेंगे नहीं बने। इसी तरह GDA वाला एपिसोड हमने देखा, तो लगता यही है कि वो थी, कहना पड़ेगा पास्ट टेंस में उसको। तो इसीलिए अब उसके बाद दे हैव नथिंग टू लूज़ वाली बात है कि अगर उनसे सिंध भी चला जाए ये तो हाईली अनलाइकली है। इसीलिए मेरा ख्याल है कि वो नून लीग से हट के कोई मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। चले, यानी जो ख्वाहिशात थी उसमें अगर देखें तो हमें शहबाज शरीफ साहब गेन करते नज़र आए हैं इस सारी सूरत हाल में, और पीपल्स पार्टी नज़र आई है जो ख्वाहिशात थी अभी जो हालात हैं उनको देखते हुए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गई, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।